गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 12 अध्याय 9 जिसका शीर्षक है भारतीय राजनीति नए बदलाव। यानी कि भारतीय राजनीति में जो नवीन बदलाव चल रहे थे इनका एक सेशन या एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लें। उसका दूसरा वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। हाँ, जिन छात्रों ने जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। उनको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आइए अब देखते हैं भारतीय राजनीति में नए बदलाव, नवीन बदलाव क्या हो रहे थे। पिछले अध्याय में हमने बताया था कि समाजवादी परंपरा से हटकर लोग व्यक्तिवादी परंपरा की तरफ आ रहे थे। पहले आप देखिए पुरानी फिल्में क्या हुआ करती थी कि हीरो अपने समाज के लिए कार्य करता है, हीरो अपने परिवार के लिए कार्य करता है। लेकिन अब क्या हो रहा था, पूरी तरीके से व्यक्तिवाद आ गया था। हीरो या हीरोइन पूरी तरीके से अपने लिए कार्य कर रही थी, अपना सारी स्थितियां बना रही थी। उन्हीं स्थितियों में भारतीय राजनीति में एक नवीन आंदोलन का जन्म हुआ जिसको कहते हैं अन्न पिछड़ा वर्ग राजनीति या ओबीसी राजनीति। ओबीसी राजनीति है क्या, अन्न पिछड़ा वर्ग है क्या? देखिए पहले तो भारतीय समाज में समाज पूरा मिलजुल कर चल रहा था, लेकिन ये व्यक्तिवादी अवधारणा आ जाने के पश्चात सारे लोगों में एक अहम की भावना आ गई, हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए की स्थिति में आकर एक नवीन चेतना जागृत हुई जिसको कहा गया अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी का मतलब हुआ अदर बैकवर्ड क्लास। और अदर बैकवर्ड क्लास के नेताओं ने और कुछ सामान्य जाति के नेताओं ने मिलकर इस जो वर्ग था इस वर्ग को उभारा, इस वर्ग को बताया कि किस तरीके से वो भारतीय राजनीति में अपनी पहल कर सकता है और भारतीय सत्ता में जो लाभ होने चाहिए वो भी उनको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में इसका मूल कारण क्या था कि दक्षिण भारत में 1960 के दशक से ही ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। 1977 से 79 के बीच में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो अब इन्हें कुछ नवीन करना था, इन्हें कुछ ये दिखाना था कि वो कुछ नया कर रहे हैं। तो इस स्थिति में उन्होंने उत्तर भारत में भी वो आरक्षण लागू करने के लिए व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी। इस समूह के लोगों में जागृति पैदा करने की कोशिश की और एक नवीन जन चेतना विकसित होनी शुरू हो गई। इसको कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास राजनीति, यानी कि ओबीसी राजनीति का उदय हुआ। इस समय पूरे देश में ओबीसी एक वर्ग जो अपने लिए कुछ मांग रहा था, ओबीसी के लोग कुछ नेता इसमें आगे आ रहे थे और इन्हीं के माध्यम से एक मंडल बनाया गया, एक आयोग बनाया गया। उस आयोग को, उस कमीशन को कहा गया मंडल आयोग। क्या कहा गया? मंडल आयोग। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष थे श्री बीपी मंडल, यानी कि श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इस आयोग को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो यहां क्वेश्चन आता है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग क्या था? आप इसको देखिए नेट से और कमेंट सेक्शन में आके हमको बताइए कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग
कौन सा था और इसके अध्यक्ष कौन से थे। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि मंडल आयोग या मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने इन सारी जातियों की स्थिति का जायजा लिया और जायजा लेने के पश्चात उन्होंने रिकमेंड किया कि इन जातियों का समाज में और जन भागीदारी में प्रतिशत बहुत कम है, इसलिए इन जातियों को नौकरियों में 27% आरक्षण तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी इनको 27% आरक्षण प्रदान कर दिया जाए। ऐसी उन्होंने स्थितियां बताई कि इन जातियों के विकास के लिए ये आरक्षण अति आवश्यक है। तो आपको ज्ञात होगा कि पहले आरक्षण किसको प्राप्त था, एससी वर्ग और एसटी वर्ग को। अब ये नवीन वर्ग उत्पन्न होकर सामने आया जिसने कहा कि अदर बैकवर्ड क्लास के माध्यम से इन जातियों को भी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। और इसी के परिणाम स्वरूप 1980 में मंडल आयोग की ये रिपोर्ट आई जिसमें सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई, व्यवस्था के बारे में बताया गया। लेकिन उस दौरान लगातार कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने जब ध्यान नहीं दिया, इसके पश्चात जब पुनः मोर्चा की सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री थे श्री बीपी सिंह जी ने इस ओबीसी आरक्षण को लागू किया। ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद देश में बहुत सारे आंदोलन चले, बहुत सारी स्थितियां रही, लेकिन फिर भी इन जातियों के विकास में यह आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज कहीं ना कहीं इतने वर्षों बाद उन जातियों की प्रगति दिखाई दे रही है। कई बार तो ऐसा होता है कि पीसीएस का टॉपर ओबीसी क्लास से आ जाता है, वो तैयारी कर रहा है लड़का, वो पीसीएस में जाने की तैयारी कर रहा है। पहले उनके अंदर जन जागरूकता ही नहीं थी। जब ये जागरूकता आई और उनको ओबीसी क्लास में रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ, तब आज की स्थिति ये हो रही है, कई बार तो ओबीसी क्लास के बच्चे टॉप कर जाते हैं, उस परीक्षा को टॉप कर जाते हैं। तो सोचिए आप कि प्रतिभा की कमी नहीं है लोगों में, लेकिन आरक्षण मिलने से विकास की गति उनकी तेज हो गई और इसी विकास की तेज गति के लिए ये आंदोलन चले। तो वहां हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से व्यक्तिवादी अवधारणा आ रही थी, व्यक्ति अपने विकास के लिए कार्य कर रहा था। इसी विकास में सबसे महत्वपूर्ण कदम था ये ओबीसी आरक्षण। चलिए अब देख लेते हैं कि ओबीसी आरक्षण मिल गया, एससी आरक्षण मिल गया, एसटी आरक्षण मिल गया, इसके पश्चात भी जो इसके राजनीतिक परिणाम हुए वो क्या हुए, क्या था इनकी राजनीतिक परिणति। यानी कि ये सारे कार्य तो हो चुके थे, लेकिन इनका राजनीतिक परिणाम आना अभी बाकी था। राजनीतिक परिणाम क्या हुआ उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले एक आंदोलन चला जिसको हम कहते हैं बामसेफ। बामसेफ आंदोलन क्या था, ये बैकवर्ड्स एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉइज फेडरेशन को शॉर्ट में बामसेफ कहते हैं। क्या कहते हैं, बामसेफ। इन्होंने देखा, इन सरकारी कर्मचारियों ने, इन पढ़े लिखे लोगों ने देखा कि समाज में नौकरियां तो प्राप्त हो गई, उनको आर्थिक लाभ तो होने लगा, लेकिन सामाजिक स्थितियां वही बनी हुई हैं। सामाजिक स्थितियों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जब सामाजिक स्थितियां नहीं बदल रही हैं, राजनीतिक और आर्थिक लाभ तो उनको मिलने लग गया, लेकिन सामाजिक लाभ नहीं मिल रहा था। लोग आज भी उनसे दूरी बनाते थे, उनके पास नहीं बैठते थे। तब इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको कहा गया बामसेफ। बामसेफ के माध्यम से लगातार ये प्रयास किया गया कि समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त किया जाए, और इस असमानता को समाप्त करवाने में काफी
करना पड़ा इन्हें। इसी के आधार पर 1980 के दशक में एक महत्वपूर्ण कानून संसद के द्वारा पास किया गया कि यदि कोई व्यक्ति एससी और एसटी के व्यक्ति को हिकारत की दृष्टि से देखता है या बुरी नजर से देखता है या उनको एससी और एसटी कहकर संबोधित करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस दंडात्मक कार्रवाई के माध्यम से सोचा गया शायद समाज में कुछ व्यवस्थाएं बदलें। वो सारी चीजें चलती रहीं। आज की डेट में आकर हम देखते हैं तो ये भेदभाव लगभग समाप्त हो गया है। उसी समय एक नई पार्टी का जन्म होता है जिसको पहले DS4 कहा जाता था, लेकिन DS4 समाज में विद्वेष के ऊपर आधारित था। इसको तोड़ दिया गया और एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसको कहते हैं बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम जी के द्वारा बनाई गई और इसको पोषित और पल्लवित किया श्रीमती कुमारी मायावती जी ने। मायावती जी ने इस पार्टी को आगे बढ़ाया। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारे प्रांतों तक पहुंचा और इन स्थितियों में ये एक नवीन दिशाओं में नवीन स्थितियां पैदा करती हुई ये पार्टी चली। लेकिन इन स्थितियों में ऐसी स्थितियां चल रही थीं, उसी समय एक नई पार्टी का और जन्म होता है जिसको कहा जाता है 1980 में जनसंघ और जनता पार्टी का विलय हो गया। विलय होने के पश्चात एक नवीन पार्टी का जन्म हुआ जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के आने के पश्चात स्थितियां और भी बदली और भी स्थितियां चेंज हुई। इसको हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र किस तरीके से बना। लोकतंत्र में सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता किन किन स्थितियों में रहे और किन किन स्थितियों में ये आगे बढ़े। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ तो प्रारंभ में तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, गांधीवादी समाजवाद को अपनाया। क्या किया, गांधीवादी समाजवाद को अपनाया। लेकिन इसके पश्चात 1986 में, 1985 में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई जिन स्थितियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, RSS और विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व का मोर्चा थामा और ये पार्टी जहां गांधीवादी समाजवाद की तरफ जा रही थी वहां से टोटली हिंदुत्व की तरफ चल गई। और हिंदुत्व की ये जो अवधारणा है ये उन्हें प्राप्त हुई BD सावरकर से। किससे? BD सावरकर से। BD सावरकर के दर्शन के हिसाब से बीजेपी ने अपनी स्थितियों को चेंज किया। अब BD सावरकर क्या कहते थे, उनकी क्या दर्शन था, इसको पहले समझ लेते हैं। सावरकर जी के अनुसार भारत का नागरिक वही व्यक्ति हो सकता था जो भारत भूमि को मातृभूमि समझे, पितृभूमि समझे, मातृभूमि और पितृभूमि ही ना समझे बल्कि एक पवित्र भूमि भी समझे। यानी कि भारत का नागरिक केवल वो ही व्यक्ति हो सकता है जो भारत की भूमि को मातृभूमि समझे, पितृभूमि समझे और क्या समझे, पुण्य भूमि भी समझे। मातृभूमि और पितृभूमि ही न समझे बल्कि इस भूमि को पुण्य भूमि भी समझे, पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। इनका मानना था कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए, एक जो राष्ट्र को मजबूत अगर करना है तो उसके लिए एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति होना बहुत आवश्यक है। क्या होना चाहिए? एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति होना चाहिए। और वो जो
एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति पर राष्ट्र बनेगा, वो सबसे सशक्त राष्ट्र होगा। इसलिए इन्होंने हिंदुत्व और हिंदूवादी अवधारणा को प्रधानता प्रदान की। अब हम जैसा बता रहे थे आपको कि 1980 के दशक में कुछ ऐसी स्थितियां बदली, कुछ ऐसी परिस्थितियां आई। प्रत्येक चीज होती क्या है? परिस्थिति से होती है। समय, काल, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार ही जीवन चलता है, दर्शन चलता है, इतिहास चलता है। तो वो परिस्थितियां थी, वो स्थितियां थी जिन स्थितियों और परिस्थितियों में भारतीय लोकतंत्र में सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और कई स्थितियों को देखा गया। उन स्थितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थिति थी कि 1985 में क्या हुआ? 1985 में साहबानो नामक 62 वर्षीय तलाकशुदा महिला ने एक वाद अपने पति के खिलाफ दायर किया और उसने कहा कि 62 साल की उम्र में, इस बुढ़ापे में हम कहां जाएंगे? हमको छोटी सी मेहर की ये रकम दे दी जाती है और इस रकम को लेकर हम कहां जाएंगे? अब इस उम्र में हमको खर्चा मिलना चाहिए। जैसे हिंदू महिलाओं को खर्चा मिलता है अपने पति से, वैसे ही खर्चा मुझे प्राप्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के आधार पर, नेचुरल जस्टिस के आधार पर साहिबानों की इस बात को स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि पति को, उस महिला को, साहिबानों को खर्चा देना ही पड़ेगा। लेकिन उसी समय 1986 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में आकर कांग्रेस सरकार ने एक अधिनियम पारित कर दिया, जिस अधिनियम को कहते हैं मुस्लिम महिला अधिनियम। मुस्लिम महिला अधिनियम पास कर दिया और इसमें बदल दिया कि मुस्लिमों को अपने धर्म को मानने का अधिकार है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ही उनकी सामाजिक नियम तय होंगे। और पुनः उस महिला को अपने मेहर से ही संतुष्ट होना पड़ा, यानी कि उसके खिलाफ अन्याय हुआ, सरकार ने उस अन्याय को न्याय में बदल दिया। ऐसी स्थितियों में बीजेपी बहुत कुंठित हुई और बीजेपी ने तब इस कदम को मुस्लिम तुष्टीकरण माना। मुस्लिम तुष्टीकरण माना। उन्होंने कहा कि सबके लिए समान न्याय होना चाहिए, समान न्याय संहिता होनी चाहिए, समान आचार संहिता होनी चाहिए, समानता के आधार पर ही सारी चीजें चाहिए। नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मैंने कक्षा 11 में पढ़ाया है आपको, वहां जाके वो चीजें देख लीजिएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी कहा गया है समान नागरिक संहिता की वो बात करते हैं वहां पे। तो बीजेपी ने यही कहा कि ये तुष्टीकरण है, इसको हटाया जाना चाहिए, इसमें समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, सब लोगों को एक तरीके से ही देखा जाना चाहिए। ऐसी स्थितियां जब बन गई तो कहीं ना कहीं बीजेपी कट्टर हिंदुत्व की तरफ चल पड़ी, हिंदुत्व की अवधारणा को लेकर कट्टर होने लग गई और ऐसी स्थितियों में प्रबल हिंदुत्व की अवधारणा को लेकर बीजेपी आगे चली। उसी समय एक घटना और होती है जो कि भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसको जरूर देखना पड़ेगा। उसका विवाद आज तक चल रहा है। ये दोनों ही घटनाएं ऐसी हैं जिनका विवाद आज तक चल रहा है। या कह लें कि आज की बीजेपी की सरकार ने उन विवादों को समाप्त कर दिया है, उन विवादों का समाधान कर दिया गया है। एक तो जो ट्रिपल तलाक था उसको समाप्त कर दिया गया है,
कहा गया है कि एक बार में आप तलाक 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 बोलकर अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकते हैं। इसमें सोचने विचारने समझने की आवश्यकता है। महिलाओं के अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। तो साहिबानों के केस में जो हुआ था वो यहां पर रुकता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी स्थिति यह थी कि उस समय अयोध्या में एक विवाद उत्पन्न हो गया। अयोध्या फैजाबाद जिले में था। अयोध्या में क्या था कि फैजाबाद जिला न्यायालय ने कहा कि बाबरी मस्जिद के अहाते का दरवाजा खोल दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बाबरी मस्जिद का जो अहाता है उस अहाते को खोल देना चाहिए, जिससे हिंदू उसमें पूजा कर सके। ठीक है, अभी आपने निर्णय सुना कि फैजाबाद न्यायालय ने यह फैसला किया, लेकिन ये विवाद कहां से उत्पन्न हुआ? ये विवाद कहां से आया? ये विवाद, इसको समझ लेते हैं कि ये विवाद क्या था और आज तक भी विवाद क्यों चलता रहा। अब तो ये विवाद समाप्त हो गया है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। चलिए देख लेते हैं कि ये विवाद था क्या और बाबरी मस्जिद थी क्या। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने, किसने? मीर बाकी ने 16वीं सदी में करवाया था। वह बाबर का यहां एक कार्यकर्ता था या सिपह सालार था, यानी कि बाबर का एक कर्मचारी था मीर बाकी। उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण फैजाबाद जिले के अयोध्या नगर में करवाया था। अब स्थितियां कैसे यहां बदलती हैं? स्थितियां यहां चेंज ऐसे होती हैं कि लोगों का मानना यह था कि यह जो मस्जिद का निर्माण है यह रामलला की जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। क्या हुआ है? राम जन्मभूमि का एक जो मंदिर है उस मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया है। इसमें विवाद स्वतंत्रता के पहले से चला आ रहा है। स्वतंत्रता के पहले 1940 के दशक में अंग्रेजों ने कहा था कि हिंदू भी इसके लिए लड़ रहे हैं, मुसलमान भी इसके लिए लड़ रहे हैं, तो ना आप लड़ो, हम इसको क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो उस बाबरी मस्जिद के अहाते पर ताला लगा दिया था। तब से वहां क्या था? वहां पे ताला लगा हुआ था। लेकिन 1900 फैजाबाद के सत्र न्यायालय के इस जजमेंट ने उसको हवा दे दी। जब अहाते का ताला खुला, राम जन्मभूमि की पूजा प्रारंभ हो गई, रामलला की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ हो गई, तब दोनों धर्मों के लोग संगठित होना शुरू हो गए। अभी क्या चल रहा था? व्यक्तिवाद का युग चल रहा था। व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा था। लेकिन अब यहां फिर से आपको एक चेंज नजर आएगा। पूरी तरीके से राजनीति में बदलाव नजर आएगा कि व्यक्ति जो अपने लिए सोच रहा था व्यक्तिवादी हो गया था। अब स्थितियां ये हुई कि हिंदू अपने लिए संगठित हो रहा था, मुस्लिम अपने धर्म के लिए संगठित हो रहा था। इन संगठनों की स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ विवाद उत्पन्न होने की स्थिति हो गई। मामला कोर्ट में चलने लगा और कोर्ट की स्थितियां बदलने लगी। सारे सबूत और गवाह पेश किए जाने लगे। मुस्लिम पक्षकार अपने गवाह पेश कर रहे थे, हिंदू पक्षकार अपने गवाह पेश कर रहे थे। लेकिन इसी समय क्या होता है कि जैसे ही अहाते का दरवाजा खुलता है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी मिलकर हिंदू लोगों को संगठित करना प्रारंभ कर देते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनके अन्य संगठन मुस्लिम लोगों को संगठित करना प्रारंभ कर देते हैं। एक जन जागरूकता फैलाते हैं। इस जन जागरूकता अभियान में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है श्री लाल कृष्ण आडवाणी का।
लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या किया, सोमनाथ के गुजरात से अयोध्या उत्तर प्रदेश तक एक रथ यात्रा निकाली। क्या किया, एक रथ यात्रा निकाली। और रथ यात्रा निकालने के पश्चात जहां जहां से रथ यात्रा निकली वहां वहां लोगों को पता चला कि ये राम जन्मभूमि है क्या। बहुत सारे लोग थे जो राम जन्मभूमि से अनभिज्ञ थे उस समय, वो जानते ही नहीं थे कि राम जन्मभूमि पर कुछ ऐसा भी विवाद है। लेकिन इस विवाद ने उस समय राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रचार और प्रसार पाया। ऐसी स्थितियों में लोग पुनः व्यक्तिवाद से संगठन की तरफ आने लगे। व्यक्ति अपने अस्तित्व को छोड़कर संगठन की तरफ आने का प्रयास करने लगा। वही बात जो हम आपको बता रहे थे कि दल, छोटे छोटे दल मिलकर एक संगठन बना रहे थे, तब सरकार का निर्माण करते थे। इसी तरीके से एक संगठन बनाने की स्थिति में पुनः स्थितियां चल पड़ी और भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की चर्चा जोरों पर आ गई कि किस तरीके से सांप्रदायिकता को उभारा जा रहा है, संप्रदाय के माध्यम से भारतीय जनमानस को बांटा जा रहा है। इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में बहुत सारी स्थितियां हुई, बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन वो जो कार्य हैं, वो जो स्थितियां हैं, उस विवादित ढांचे का जो विध्वंस है उसको हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। क्योंकि ये जो क्रांतिकारी चीजें चल रही हैं, इनमें राजनीति बदल रही है। यदि हम तेजी से एक ही वीडियो में से समाप्त कर देंगे तो आपको इसमें ज्यादा समझ में नहीं आएगा। आपको रुक के, ठहर के ये समझना पड़ेगा कि ये बदलाव किस तरीके से चल रहा है। पहले समाजवाद, फिर समाजवाद से व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद से संगठनवाद, यानी कि व्यक्ति अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को बचाकर एक संगठन बना रहा है और उस संगठन के माध्यम से सारी चीजें चल रही हैं। एक सारे जनमानस को पता चल गया कि साहबानों के केस में क्या हो रहा है, एक धर्म के लोग अपनी महिलाओं के प्रति अत्याचार कर रहे हैं और सरकार को का समर्थन उनको पूरी तरीके से प्राप्त है। यानी कि पुरुषवादी मानसिकता, पुरुषवादी संस्कृति की प्रधानता। ऐसी स्थितियों में संपूर्ण समाज को लगा ये विद्वेष है, ये अलग स्थितियों की चीजें हो रही हैं जो भारतीय समाज जिसको स्वीकार नहीं करता है। इन स्थितियों में बदलाव आया, समाज में जागरूकता आई और इस जागरूकता के हिसाब से समाज नई नई स्थितियों में चलने लगा। नए पदबंध गढ़े गए, नई चीजें गढ़ी गईं। इन नई चीजों में, नए कलेवर में भारतीय राजनीति का लोकतंत्र सशक्त से सशक्त होता चला जा रहा था। एक निरक्षर, अशिक्षित लोगों का लोकतंत्र अब शिक्षित और जागरूक लोगों का लोकतंत्र बन रहा था। लोकतंत्र की इस यात्रा में कहीं ना कहीं लोकतंत्र अपनी शक्ति को प्राप्त कर रहा था। वैसे देखने में लग रहा था कि लोकतंत्र टूट रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, ये लोकतंत्र अब कुछ समय बाद समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लोग लोकतंत्र को समझ रहे थे, अपनी अभिव्यक्ति को रख रहे थे और बता रहे थे कि लोकतंत्र तो तभी सशक्त होगा जब व्यक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार होगा। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनको धार्मिक स्थल पर रखकर पूजा करने की चीज नहीं है, उनको उपयोग किया जाना चाहिए, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए और समाज में मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य किया जाना चाहिए। इन स्थितियों में भारतीय लोकतंत्र आगे से आगे बढ़ रहा था। आगे इसमें क्या स्थितियां हुई, इन बदलावों में कैसे बदलाव हुआ, किस तरीके से अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस किया गया और उसके पश्चात कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।
हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारा चैनल लोग देख रहे हैं, हमारी चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं, हमारी समझाई हुई चीजें लोग ग्रहण कर रहे हैं, तभी इस कार्य को करने में आनंद आता है। नहीं तो ये लगता है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन शायद लोगों को वो चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। इसलिए प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।